तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लियोन माइकल के पास आ जाता है क्योंकि वो ह्यूबे सिटी को कॉन्कर करने के लिए उसकी मदद चाहता है क्योंकि वो फॉर्मेशन बनाने में बहुत तगड़ा है। तो जब सीन अंदर गया और उससे पहले हमने देखा था कि लियोन माइकल को कुछ कर दिया था, तो वो दरअसल उसने जो अपनी अपीयरेंस चेंज की थी तो वो लियोन ठीक कर देता है, जिस पर माइकल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इस तरह करना नामुमकिन है। माइकल के हिसाब से अगर एक बारी उस आर्ट फॉर्मेशन से अपने अपीयरेंस को चेंज कर दिया जाता है तो इसको कभी भी रिवर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन लियोन के बदौलत ये मुमकिन है। और बिना और सवाल किए वो लियोन को थैंक यू बोलता है उसे दोबारा अपनी अपीयरेंस में लाने के लिए, जिस पर रिस्पॉन्स में उसे लियोन से सुनने को मिला कि वो वैसे भी उसे तब तक यूज करने वाला है जब तक उसकी हड्डियां और दिमाग काम कर सकते हैं, मतलब कि जब तक वो मर नहीं जाता तो वो उससे काम लेता ही रहेगा, इसलिए इतना तो वो माइकल के लिए कर ही सकता है। एंड देन उसी बंदी की एंट्री होती है जिसको हमने बाहर पेड़ पर देखा था, जो कि लियोन को यंग मास्टर बुला के कि आपने तो कर दिखाया। तो ये दरअसल लियोन का बॉडीगार्ड है। वैसे तो लियोन को बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर इसे लियोन का बॉडीगार्ड ही बताया गया है और इसका नाम मियोंग है। मियोंग को वहाँ पर देखकर लियोन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मगर बाद में वो जो बात बोला तो उससे मियोंग के तोते उड़ जाते हैं। दाढ़ी में बड़े बेकार लग रहे हो और इतने बूढ़े लग रहे हो जैसे कि वो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अपनी बेइज्जती सुनकर मियोंग के मुंह से खून निकल आता है, मतलब के खून की खांसी। बाद में लियोन माइकल को ये बताता है कि ये उसका गार्ड है जो कि आपको गाइड करेगा, वो भी उस हर एक चीज में जो कि मैं आपसे आगे फ्यूचर में करवाऊंगा। तो इन द फ्यूचर अगर मैं वहाँ पर ना हूँ तो ये आपको जरूर गाइड करेंगे। और बाद में वो मियोंग की और बड़ी ही सीरियस अंदाज में बोला, प्लान में थोड़े से चेंजेस आ गए हैं, हम अपना फर्स्ट स्टेप एसेंस यूनियन से ही शुरू करने वाले हैं। मियोंग बहुत ही ज्यादा शॉक हुआ और वो जब पूछने लगे कि पहले तो वो बताते आ रहे थे कि पाम एसेंस से लड़ने का कोई भी मकसद नहीं, जस्ट अपना टाइम वेस्ट ही होगा, तो अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो लोग सबसे पहले पाम एसेंस से ही शुरू करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो फीनिक्स ड्रैगन टूर्नामेंट को क्यों ही ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि इससे पहले वो खुद ही तो कहते थे कि ड्रैगन टूर्नामेंट ही उसका मेन गोल है। प्लान थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत चेंज हो रहा है और इसके पीछे का कारण मियोंग को नहीं पता, जिस पर लियोन बड़ी ही सीरियस अंदाज में बोला, वक्त का कुछ पता नहीं चलता मियोंग, कब कहाँ और कैसे कोई एक चीज आपको आकर्षित करे क्योंकि आपके पूरे नजरिए को ही चेंज कर दे। डैम, बड़ा ही प्लेबॉय वाला ये डायलॉग था। किसी लड़की का चक्कर तो नहीं? बूढ़े घूसट, मैंने ये कब बोला कि ये एक लड़की का चक्कर है? मगर ये बताना कि अगर हो भी तो तुम इतना जेलस क्यों हो रहे हो? क्या बात है? वेल यंग मास्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक लड़की का ही चक्कर होगा। अब मेरी बात का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं कि आप गे हो और आप LGBTQ++ प्रीमियम कम्युनिटी से हो, मगर एक लड़की का चक्कर, वो भी आपसे पहले मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था। लेकिन मैं आपके लिए जरूर रूट करूंगा कि आपने अपने लिए एक अच्छी सी ही लड़की चुनी होगी जिसे आप आगे जाके शादी कर ले। माइकल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर लियोन मियोंग को बहुत ज्यादा चिढ़ा रहा था, इतना मेरे पे नजर रखते हो। खैर, नेक्स्ट जन्म में जब तुझे पॉम पॉम मिलेंगे तो जरूर ट्राई मारना। व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है? किसके पॉम पॉम की बात हो रही है? बात करते करते सुबह भी हो जाती है और अगला सीन पाम एसेंस पर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं चेरियन और उसके फादर को, जो कि सेक्ट लीडर से मिलना चाहते थे, लेकिन गार्ड ये कहकर कि यूनियन लीडर अब यहाँ पर नहीं, वो कहीं गए हुए हैं, वो बाद में आ जाए। जिस पर चेरियन के फादर ये कहकर कि अगर वो यहाँ पर नहीं तो क्या सामने के गार्ड्स क्लियरली ये बता सकते हैं कि वो कब आएंगे? तो गार्ड्स इस पर भी मना करते हैं कि वो टाइम को रिवील नहीं कर सकते क्योंकि उनके बहुत जरूरी काम है। वो इसलिए इतना इंसिस्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछली मीटिंग के बाद राइटियस सेक्ट के लीडर को अपनी डॉटर की बात याद आ जाती है, जिसमें उनसे पता चला था कि मास्टर जैंग बहुत ज्यादा गुस्से में है। चेरियन ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। इनको जल्द से जल्द माफी मांगनी होगी वरना खड़बड़ी हो जाएगी। एक ही गोल राइटियस सेक्ट के लीडर के सिर के ऊपर मंडरा रहा था, मास्टर जैंग से जल्द मुलाकात करनी है और माफी मांगनी है और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर वो राइटियस सेक्ट को एक बड़े डिजास्टर से बचा लेंगे। और अब जबकि गार्ड्स भी कुछ बताने से इतरा रहे हैं, तो जाने से पहले राइटियस सेक्ट के लीडर गार्ड्स को ये कहते हैं कि वो उन पर एक छोटा सा एहसान करके यूनियन लीडर जैसे ही वापस आते हैं तो उनको ये इन्फॉर्म कर सकते हैं कि राइटियस सेक्ट के लीडर उनसे यहाँ पर मिलने के लिए आए थे। तो तभी पीछे का दरवाजा खुला और कोई राइटियस सेक्ट के लीडर को देखकर बहुत खुश हुआ और एडिशनली ये भी कहकर, वेल ये मैं किसको देख रहा हूँ? ये राइटियस सेक्ट का लीडर ही है ना? मैं आपकी ओर ही जा रहा था क्योंकि यूनियन लीडर ने आपको इनविटेशन देने का कहा था, मगर मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राइटियस सेक्ट का लीडर यहाँ पर खुद आएगा। ये कितनी बड़ी बात है और कितनी डिलाइटफुल है कि आप खुद हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, वो भी हमारे पवेलियन में आकर। इस बंदे का नाम यूकी है और इसको 8 फ्लाइंग हैंड्स
के नाम से भी माना जाता है। डिस्क्रिप्शन से पता लगता है कि ये एक वॉरियर है जिसकी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ तक के राइटियर सेक्ट का लीडर भी उसे मिलकर अपने ग्रीटिंग्स को पेश करता है, वो भी उनका नाम यूज करके कि वॉरियर क्वान यूकी से मिलकर बड़ा ही अच्छा लगा। मगर अंदर ही अंदर उनके लिए एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो उनके पवेलियन के लोगों से रूमर्स उसको सुनने को मिले थे कि पाम एसेंस यूनियन अपनी पावर को बढ़ाने के लिए यहाँ वहाँ लोगों को उनके पवेलियन में इनवाइट कर रहा है, वो भी उनकी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए। तो पहले में तो लग रहा था कि वो किसी को भी अपने फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता है जस्ट अपने पावर के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, लेकिन अब जाकर खुद अपनी आंखों से देखकर कि वो इस मैटर में भी सेलेक्टिव है, तो वो वाकई में यूबे की सबसे टॉप फैमिली बनने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं ताकि बाद में कोई उनका बाल भी बांका ना कर पाए। अब वोन यूकी राइटियर सेक्ट के लीडर को इतनी आसानी से तो जाने नहीं दे सकता, तो वो राइटियर सेक्ट के लीडर को एक ड्रिंक पिलाने के लिए कहता है जिसके लिए वोन यूकी खुद ही पे करेंगे, वो भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए और साथ में फ्यूचर बॉन्ड्स को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसके लिए वो मान जाते हैं। और पीछे दूर जब पवेलियन पर सीन पड़ा तो मास्टर जैंग खिड़की से ये सब कुछ देख रहे थे, मगर अजीब बात ये थी कि उनके चेहरे पर एक इविल मुस्कान थी, जैसे कि ये सारा सिनेरियो उनका एक प्लान है जिसमें राइटियर सेक्ट के लीडर और चेरियन फंस गए हैं, वो भी बहुत बुरी तरह से, और चाहे वो रिजल्ट में कुछ भी करे तो उनका ही नुकसान होगा। चेरियन का फादर और क्वान यूकी एक स्प्रिंग ब्रीज इन में आए थे जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो भी अपने साके और वाइन्स के लिए। और अब जबकि वाइन्स की बात ही हो रही है तो क्वान यूकी सबसे बेस्ट वाइन उठाकर राइटियर सेक्ट के लीडर को पिलाने लगते हैं, वो भी साथ में डिस्क्रिप्शन देते हुए कि ये सबसे बेस्ट वाइन है जिसको ऑब्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिस पर राइटियर सेक्ट का लीडर क्वान यूकी को थैंक यू बोलता है कि सिर्फ वॉरियर क्वान की वजह से उसे इतनी अच्छी सी वाइन टेस्ट करने को मिल रही है। जैसे क्वान यूकी के बारे में बताया गया है कि वो दिल के बहुत अच्छे हैं, तो बिल्कुल रूमर सही है क्योंकि आज खुद वो क्वान यूकी के मेहमान बनकर ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब जबकि वो सबसे बेस्ट जगह पर है अपनी बातों को डिस्कस करने के लिए, तो क्वान यूकी राइटियर सेक्ट के लीडर को बोले, बाय द वे शायद आप लोगों को ये पता हो जाना हो, लेकिन यूनियन लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में थे, वो भी किसी बात से जो कि उनको बहुत ज्यादा अपसेट कर गई। क्या आप लोगों को पता है? तो राइटियर सेक्ट का लीडर पूरी बात बताकर और आखिर में ये कहकर कि क्वान यूकी क्या उनकी मदद कर सकते हैं, वो भी उनको माफी दिलाने में, क्योंकि चाहे यूनियन लीडर उनको जितना भी इग्नोर करे, लेकिन क्वान यूकी जैसा वॉरियर अगर उनकी सॉरी को स्पॉन्सर्ड करता है वो भी यूनियन लीडर तक पहुंचाने में, तो वो इसको जरूर माफ करेंगे और इनसे दोनों फैमिली को भला हो जाएगा। जिसके लिए क्वान यूकी मान जाते हैं और कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, ये तो बच्चे थे और बच्चे लड़ते ही हैं, इनके तो अभी जवानी के दिन हैं। और साइड पर चेरियन जो कि खाने को ही घूरती जा रही थी, तो इसके पीछे का कारण ये था कि जब सुबह सवेरे वो लियोन के लिए मीट लेकर जा रही थी तो एक सर्वेंट से उनको पता चला कि लियोन रात से ही नहीं है और न ही वो पवेलियन में वापस आए। लगता है कि वो निकल चुके हैं, क्योंकि अगर वो आते और उनका प्लान होता तो अब तक वो आ भी जाते। किसी को ना बताते हुए रात को ही निकल जाना, इसी बात को लेकर चेरियन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है और वो चॉपस्टिक से सामने प्लेट पर रखा हुआ खाना बड़े ही जोर जोर और दबाकर खाती है और अपने मन ही मन ये कहकर, बड़ा आया रात को कह रहा था कि मीट खिला दो, और मीट जब मैं उसके लिए लेकर गई वो वहाँ पर था ही नहीं। मगर ये बात मैटर नहीं करती, बल्कि ये कितनी रूड बात है ना कि तुम बताए बगैर यहाँ से जा रहे हो, कम से कम बता के तो जाते, थोड़ी सी मीट भी खा लेते तो ऐसी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। और काफी दूर भी चला गया होगा, पता नहीं कहाँ गया है, लेकिन मेरे ख्याल से वुहान तक ही पहुँच गया होगा। और पेट भरकर खाने के बाद जब बिल देने की बारी आई तो उससे पहले हमारे राइटियर सेक्ट के लीडर बोले, खाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम ट्रीट उनकी तरफ से होगी। तो क्वान यूकी की नौटंकी शुरू हुई, वो जोर से चिल्लाया, बाप रे मैं एक जरूरी मीटिंग को भूल गया हूँ, मैं जल्दी आऊंगा, मुझे माफ करना कि बीच कन्वर्सेशन में ही आपको छोड़ के जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं, बाय। हड़ाम से जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया तो सामने खड़ी औरत बिल राइटियर सेक्ट के लीडर के हवाले कर देती है, क्योंकि एक नजर देखते ही राइटियर सेक्ट के लीडर के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि एक वाइन बोतल के लिए वो 120 येन चार्ज कर रहे थे और एडिशनली जो बाकी डिशेस के प्राइजेस थे तो वो तो आसमानों को छू रही थी। और इतने पैसे राइटियर सेक्ट के लीडर के पास नहीं थे, क्योंकि अगर प्राइस थोड़ा सा भी कम होता तो वो दे रहे थे, लेकिन ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है जो कि उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। जिस पर अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है, प्लेट धोने का नहीं। हाँ, ये मत सोचना कि सिंपली फिलहाल के उनके जेब में इतना रुपया नहीं है तो वो कला के दे देगा। जिस पर सामने खड़ी औरत मना करती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, हम क्रेडिट एक्सेप्ट नहीं करते और जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं तो उनको ओवरलुक नहीं किया जा सकता, वो आपका मसला है, हमारा नहीं। तो हम ये कर सकते हैं कि जब तक आप पैसा लौटाते हैं तो तब तक आपकी बेटी हमारे साथ ही रहेगी। ये कहते हुए वो चेरियन को घेर लेते हैं, जो कि देख अब राइटियर सेक्ट का लीडर बड़ा ही गुस्सा हो, क्योंकि बोलने तक तो छोड़ो, ऐसा सोचने की उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि वो उसकी बेटी को एक हॉस्टेज के तौर पर रखेंगे। इस पर वो औरत बोली कि नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, लगता है कि आप
आपको मेरी बात की समझ में नहीं आई, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर वो हॉस्टेज नहीं बल्कि एक इंटरटेनर की तरह काम करेगी जब तक आप पैसा वापस नहीं कर देते। आसान अल्फाजों में कि जिसको साके पीना तो चेरियन उसे सर्व करेगी, और चाहे किस प्रकार का भी उसे टास्क ही क्यों न दिया हो, नाचने का, गाने का, उनके लैब पर बैठकर साके पिलाने का, तो वो सब का सब करेगी, वो भी बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। जो कि सुन राइटर सेक्ट का लीडर अपने मन ही मन बोला, लगता है कि ये औरत अपना दिमाग खो बैठ चुकी है, ये कोई नॉर्मल वाइन हाउस नहीं है। मोरओवर जो कि मेरे आसपास ये जो गार्ड्स हैं तो इनकी ऑरा को ही फील करके मैं इतना तो बता सकता हूँ कि ये मेरे लेवल के हैं या फिर मुझसे भी स्ट्रॉन्ग। और इस मैटर में राइटर सेक्ट के लीडर क्या करेंगे, तो वो तो बुरी तरह से फंस गए। तो सरप्राइजिंगली पीछे से उनको एक फेमिलियर आवाज सुनने को मिलती है जो कि राइटर सेक्ट के लीडर को बोली कि सेक्ट लीडर हम दोबारा मिल रहे हैं। तो वो और कोई नहीं बल्कि लियोन था, जिसे देख राइटर सेक्ट का लीडर बोला, यंग मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्स में लियोन सिर्फ मुस्कुराता ही है। और लियोन को वहाँ पर देखकर चेरियन पूछी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो लियोन बोला, यहाँ पर लोग क्या करते हैं जो तुम लोग करने आए हो तो वो मैं भी करने आया हूँ। ऑब्वियस सी बात है, पीने के लिए और खाने के लिए, मगर एक प्रॉब्लम है मेरे को। उसने धड़ाम से साके की बोतल उस औरत के टेबल पर मारी और बाद में ये कहकर, देखिए मैं काफी सिंपली और काफी आराम से बोलूंगा, आपकी ये जो वाइन है इसमें एक अजीब सा टेस्ट आ रहा है। क्या इसमें आप लोग किसी प्रकार की मिलावट करते हैं या फिर कुछ डाला हो इसको फोर्सफुली गाढ़ा करने के लिए। इस पर वो औरत बोली, आपकी इस बात से क्या मतलब है। तो लियोन बोलने लगा, नहीं बल्कि यहाँ पर जो बिग शॉट यानी कि रईस बाप के बेटे होते हैं और उनके बाप खुद यहाँ पर पीने के लिए आते हैं तो उनसे सुनने को मिला। तो बुरा मत मानिए, तो क्या आप उन लोगों को भी नकली वाइन पिलाते हो और पूरा पैसा वसूलते हो क्या। तो जो लोग वहाँ से निकल रहे थे तो वो भी इस बात को सुन लेते हैं। जो कि देख वो औरत लियोन से बोली, बच्चे लगता है तू टल्ली हो गया है, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी आवाज को नीचे करिए, बिला वजह भगदड़ मत मचाइए। जिस पर एमसी सिंपली मुस्कुराते हुए बाद में चिल्लाना शुरू कर देता है और सारे इनमें यही नारे लगाता है कि यहाँ की जो स्टाफ है वो ये नहीं देखती कि आप रईस बाप के बेटे हो या फिर खुद एक बड़ी फैमिली से हो। यहाँ पर सब लोगों के साथ स्कैम किया जाता है, वो भी नकली वाइन पिलाकर। तो आप में और मुझ में कुछ भी स्पेशल नहीं। सारे लोगों की अटेंशन लियोन अपनी ओर आकर्षित करता है और अब वो औरत बड़ी ही कंफ्यूज हो जाती है और वो हिचकिचाते हुए बोली कि एक ड्रंक कस्टमर है, आप लोगों को माइंड करने की कोई भी जरूरत नहीं, प्लीज आप जो कर रहे थे तो वही करिए। जिस पर एमसी रिस्पॉन्स में बोला कि अगर ये रकीज है तो मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, और हाँ नकली वाइन से किसी को भी नशा नहीं चढ़ता। तुम लोग स्कैमर होकर मुझ पर इल्जाम लगाते हो, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, हद होती है। और सुनिए, अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूँ कि आपकी ये वाइन नकली है और मैं अपनी इस बात को प्रूफ करने में जीत गया, तो मैं यहाँ से वो सब कुछ चीजें ले जाऊंगा जो कि आज तुम लोगों ने कमाई है, मतलब के पैसे की बात कर रहा हूँ। इसके रिस्पॉन्स में वो औरत बोली, वो भी काफी कॉन्फिडेंट से, और अगर तुम फेल हो जाते हो तो क्या, मैं यहाँ पर आप लोगों के सर्वेंट बनने को तैयार होऊंगा, और अगर ये भी पसंद नहीं हो मुझे नंगा करके पत्थरों से मार डालना और अपना बदला ले लेना। और अब सब लोगों को वो बाहर बुलाता है जहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ये पता नहीं था कि ये जगह भी इनके पीछे हो सकती है, और कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पर ये बच्चा किस चीज को प्रूव करने वाला है, यानी कि A to Z। उन लोगों को पता ही नहीं कि ये रकिस किस वजह से शुरू हुआ है। अब एमसी सारी बात को दोबारा रिपीट करवाता हूँ, जैसे कि आजकल सब लोगों के मुंह पर एक ही बात छाई हुई है, वाइन में एक अजीब सा टेस्ट आता है, वो भी इतनी अच्छी इनकी वाइन में। तो क्या आप लोगों को ये लगता नहीं कि ये एक अजीब सी बात है, इसके पीछे का राज क्या आप लोग जानना नहीं चाहते क्या। और सबसे बड़ी बात कि स्टोर अपनी वाइन को एक ऐसी जगह पे क्यों रखेगा जहाँ पर ज्यादातर लोगों को इस जगह के बारे में पता ही नहीं है, और इतनी दूर अपने इनसे क्यों रखना चाहते हैं, वो भी अपनी इतनी कीमती वाइन को। और ये चेन ये लोगों ने यहाँ पर क्यों लगाया है, वो भी उस वाइन को यहाँ पर स्टोर करने के लिए। तो इसके पीछे का क्या ही रीजन हो सकता है, क्या वो कुछ छिपा रहे हैं क्या। जिसके रिस्पॉन्स में वो औरत सीधा लियोन पर उंगली उठाते हुए बोली कि वो बहकी बहकी बातें करना बंद करे। आखिर स्प्रिंग इन यहाँ पर अपनी वाइन को क्यों ही छुपाएगी, उनके पास वहाँ पर काफी वाइन पड़ी हुई है, तो झूठ बोलना बंद करो। अगर अपने ट्रेड को यहाँ पर ही छिपाना है तो इतनी गंदी जगह पर वो क्यों ही छुपाएंगे। तो तब तक वो उस दरवाजे को अपने हाथ से तोड़कर मटके को बाहर ले आता है और पहला झूठ पकड़ा जाता है कि यहीं पर ही वाइन है। और जो लोग ये देखते हैं कि एक बच्चा सिर्फ एक मुक्के से इस ताले को तोड़कर साथ में दीवार को भी तोड़ दिया, तो कि यहाँ पर अपनी पावर को शो करने के लिए आया है या फिर ये कुछ साबित भी करेगा। अगर जितना ये कह
कह रहा है तो थोड़ा % ये सच निकला। अब आगे बातों को लेकर वो काफी क्यूरियस होते हैं। मटके को देखकर वो औरत बोली कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो एग्जाम को उसी मटके से भरते हुए लियोन सब लोगों को ये बोलता है कि उस स्ट्रेंज टेस्ट के पीछे उसकी ट्रू आइडेंटिटी और ये जो स्प्रिंग इन वाइन जो कि इस रेस्टोरेंट की सबसे प्रेशियस वाइन कहलाई जाती है और ये इन उसी के लिए ही मशहूर है। तो अब मैं उसकी आपको एक रियल आइडेंटिटी बताता हूँ। वो औरत बहुत ज्यादा डर गई कि अब उसका पोल खुलने वाला है। इससे पहले ये बच्चा और कुछ रिवील करे वो भी इन सारे गेस्ट के सामने, तो वो इस बच्चे को ठिकाने लगाने का सोच लेती है। उसके मुंह में एक डार्ट था जिस पर पॉइजन लगा हुआ था जो कि झट से इस लियोन का खात्मा करने के लिए वो बाहर निकालती है ताकि वो कुछ और रिवील करने से ही बीच में रुक जाए और सारे लोगों की अटेंशन को वो आकर्षित करे, वो भी इस वाइन के टॉपिक से हटकर। तो उन्होंने जैसे ही डार्ट को लियोन की ओर फेंका तो लियोन मुस्कुराते हुए उसी मटके को उठाकर उस डार्ट के सामने रख देता है। डार्ट जैसे ही उस मटके को छूता है तो मटका टूट जाता है और मटके के अंदर जितना भी वाइन था तो वो यहाँ वहाँ गिरने लग जाता है। लेकिन तभी उस वाइन में जो कि यहाँ वहाँ गिर रहा था तो सारे लोगों की नजर उस वाइन में किसी चीज पर पड़ती है जो कि किसी आकार में था और वो आकार दरअसल एक बग था, एक कीड़ा, जो कि देख सारे लोग चौंक गए कि वाइन के अंदर ये कीड़ा क्या कर रहा है। तो अपनी बात को साबित करते हुए लियोन ये बोला, चलो अब जबकि मैं सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ कि इसमें किसी प्रकार का एक स्ट्रेंज टेस्ट आ रहा था, तो अब जरा बताना इस वाइन को कौन ट्राई करेगा, वो भी मेरे लिए। क्या कोई ऐसा है जो कि यहाँ पर इस वाइन को टेस्ट करेगा? और अब एमसी सब लोगों को ये कहता है कि क्या तुम पियोगे? तुम नहीं तो फिर तुम ही पी लो। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता जो कि उस वाइन को पीने के लिए तैयार हो जाए, वो भी उस कीड़े को देखने के बाद। जिस पर आखिरकार एमसी ये कहता है कि अगर तुम लोगों में से कोई भी नहीं आएगा वो भी इस वाइन को टेस्ट करने के लिए, तो मैं अपना पॉइंट कैसे प्रूव करूंगा। चलो अच्छे बच्चों की तरह लाइन लगाओ और एक एक करके सिप लो। जो कि सुन एक बंदा पीछे से बहुत गुस्से में बोलता है कि क्या वो थोड़ा सा खुद अपनी बात पर गौर डाल सकता है कि एक बग से वाइन कैसे बनाया जा सकता है? ये बात तो किताबों में भी नहीं लिख के हुई, तो वो इतना श्योरली कैसे बोल सकता है कि ये बग से ही वाइन बनाया गया है? तो लियोन वो बग उसके सामने लाकर बोलता है कि इस बग का नाम बैक पेंटेड इंसेक्ट है और इसका ये नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी ये बैक पर जो पैटर्न्स बने हुए हैं तो ये एक आर्ट को रिप्रेजेंट और रिजेंबल करते हैं। जिस पर वो बंदा बोला, हाँ तो इसमें बड़ी बात क्या है? तो एमसी कहने लगा कि ये माना जाता है कि ये बैक पेंटेड इंसेक्ट बिल्कुल बियर बाइल वाइन की तरह है जो कि कुछ देर पहले वो लोग पी रहे थे। लेकिन हाँ एक और पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये बैक पेंटेड इंसेक्ट नहीं बल्कि इसकी जो मूत होती है वो बियर बाइल वाइन और इसकी मूत एक ही तरह टेस्ट करती है और तुम बता भी नहीं पाओगे, जो कि सुनकर बाकी लोगों का दिल खराब हो जाता है और कुछ लोग तो अपने सिर पर हाथ रख के कि ये क्या पी लिया। तो इस कमोशन में से पीछे एक आवाज आती है जो कि एमसी को बोली, अच्छा और अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? उस आवाज को सुनकर वो जो औरत होती है तो उसके तो पैरों तले जमीन घिसक गई क्योंकि वो आवाज किसी ऑर्डिनरी शख्स की नहीं बल्कि एल्डर यांग की है जो कि साउदर्न पीक अलायंस का लीडर है। और चलो अब इस न्यू कैरेक्टर एल्डर यांग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो इतिहास की सबसे लंबी फाइट जो कि पूरे 13 सालों तक लड़ी गई थी, जिसको इन लोगों ने बाद में ऑर्थोडॉक्स डेमोनिक वॉर भी करार दिया था, तो उस वॉर के एंड में बहुत लोगों ने सिग्निफिकेंट डैमेज लिया था। दोनों सेक्ट्स के लोगों को बहुत सारे भारी भरकम डैमेजेस हुए थे और बाद में द 9 ग्रेट सेक्ट्स, 1 यूनियन एंड द 4 मेजर क्लैन सील्ड के जो लोग थे तो अलग रहने लगे और एक दूसरे के लिए दरवाजा बंद कर दिया। और जो डेमोनिक कल्ट थी तो वो अलग अलग रहने लगी, जिसके रिजल्ट में वो 4 हिस्सों में बट गए, जिसमें पहला विंड सिटी है, दूसरा नॉर्दर्न हेवन सुप्रीम फैमिली, तीसरा डार्क पाथ यूनियन और फोर्थ पर साउदर्न पीक अलायंस आती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए 4 मेजर्स जो थे तो सिचुएशन को अच्छा करने के लिए 4 मेजर्स ने अपने टाइटल जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट थे वो भी जियांगजू के, तो उन्होंने इनका पूरा इस्तेमाल किया। और उन्हीं 4 मेजर्स में से 2 फैमिलीज ऐसी थी जो कि बहुत बड़ी थी कंपेयर के बाकी दोनों के लिए, जिसमें से यही द साउदर्न पीक अलायंस और दूसरा नॉर्दर्न हेवन सुप्रीम फैमिली, ये दोनों बाकी के कंपेयर में बहुत बड़े थे। तो ये जो आप एक ऑर्डिनरी शख्स को देख रहे हैं जिसका नाम एल्डर यांग है, तो ये भी उन्हीं 4 मेजर्स में से है जो कि करंट के टाइम पर जियांगजू के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन माने जाते हैं। इसलिए तो सारे लोग उन्हें देखकर ही अपनी ग्रीटिंग्स को पेश करते हैं। और अब बात आती है कि एल्डर यांग ने सुना था कि बैक पेंटेड इंसेक्ट जो है तो वो साउदर्न पार्ट में पाया जाता
जाता है। तो वो ये यहाँ पर कैसे आया, और बच्चे तुम इतना श्योरली कैसे बता सकते हो कि ये वही इंसेक्ट है। इस पर एमसी कुछ भी ना छुपाते हुए कि वो बहुत टाइम से यहाँ वहाँ फिरता आ रहा है, कोई भी ऐसी जगह नहीं जिसको उसने विजिट ना किया हो। तो उसके एक्सपीरियंस से वो इसको देखकर ही बता सकता है कि वो झूठ यहाँ पर किसी से भी नहीं बोल रहा। उसकी नॉलेज से इम्प्रेस होते हुए एल्डर गैंग पूछे कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम कहाँ से हो और तुम हो कौन। अगेन एमसी कुछ भी झूठ नहीं बोलता और अपनी पूरी इंट्रोडक्शन देने के बाद जब एल्डर गैंग को ये पता चला कि ये किसी क्लेन से भी नहीं है, तो आखिर में शायद एमसी ये बताना भूल गया था और वो बता देता है कि हाँ, एक बात बताता चलो कि मैं एक मर्चेंट का बेटा हूँ जो कि फ्रूट्स बेचने में बहुत पॉपुलर है। एक पल के लिए एल्डर गैंग के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता, लेकिन बाद में वो बहुत जोर जोर से हंसते हैं और लियोन की तारीफ भी करते हैं कि तुम बहुत इम्प्रेसिव बच्चे हो, बहुत खूब। लेकिन अंदर ही अंदर उनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये बच्चा इंटेंशनली अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है ताकि कोई इसके बारे में ज्यादा ना जाने। मगर बात यहाँ पर आती है कि एल्डर गैंग के साथ जो दूसरा बंदा होता है तो वो एल्डर गैंग की ओर बड़े ही घूर घूर के देख रहा था। मालूम होता है कि उन्होंने कभी भी एल्डर गैंग को किसी में इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखा और ये फर्स्ट टाइम है जिसमें वो एल्डर गैंग को देख रहे हैं कि एक छोटे बच्चे में उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो ये तो किसी मिरेकल से कम नहीं। अच्छा, तो अब इस बंदे के बारे में भी जानते हैं। इस बंदे का नाम मीहॉक है, वन पीस वाला मीहॉक नहीं बल्कि इस एब्सोल्यूट डोमिनेशन वाले का, जो कि इस सीरीज का नाम है। तो मीहॉक दरअसल साउदर्न पीक अलायंस का व्हाइट टाइगर है और एक स्क्वाड लीडर भी। और जितने टाइम तक उन्होंने एल्डर गैंग को सर्व किया है तो कभी भी मीहॉक ने ये नहीं देखा कि एल्डर गैंग किसी बच्चे में या किसी और शख्स में इंटरेस्ट लेने का शौक रखते हो या फिर शौक आ गया हो। और अब बात आती है कि जैसे लियोन ने बताया था कि कोई यहाँ पर आकर इस वाइन से घूंट ले ताकि ये बात कंफर्म हो जाए, तो इसके लिए मीहॉक मान जाता है। और वो जब परमिशन एल्डर गैंग से पूछते हैं तो वो उनको नहीं रोकते। अगर यही उसकी विश है और वो ये करना चाहते हैं तो वो उसको रोकेगा नहीं। जो ही मीहॉक ने एक घूंट लिया तो उसके मुंह से उस औरत के लिए गालियाँ निकल रही थी, वो भी इस बात को लेकर क्योंकि जैसा लियोन बता रहा था तो सेम ये उसी तरह ही टेस्ट करता है जैसे कि कुछ देर पहले एल्डर गैंग और मीहॉक ने उस इन में बैठकर पी थी। मतलब कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं तो उन सब लोगों ने बैक पेंटेड इंसेक्ट का मूत पिया है, वो भी इस सरप्राइज में कि ये एक खास वाइन है। सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और वो उस औरत को घेर लेते हैं। वो औरत अब भी इस सिचुएशन में होने के बावजूद भी इस बात को झूठ बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी बात जरा सुनिए तो कोई भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और वो सबूत मांग रहे थे, क्योंकि जैसा लियोन ने कुछ बताना चाहा तो अपने पॉइंट को सबूत दिखाकर साबित किया, तो वो भी रिटर्न में इसी तरह ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब उस औरत को लगा कि अब यहाँ से बच निकलना मुश्किल है, वो पीछे के गार्ड से मदद मांगने लगती है कि वो वहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, क्या उनको दिख नहीं रहा कि सामने लोगों को रोकना है। वो दोनों गार्ड्स हाथ लगाने तक तैयार नहीं, क्योंकि अब मामला सिर्फ बच्चे का नहीं बल्कि एल्डर गैंग का भी है। और सबसे बड़ी बात स्क्वाड लीडर व्हाइट टाइगर का भी, जिसने खुद पीकर ये कंफर्म करवाया है। तो वो तो अपना पैर खुद कुल्हाड़ी से नहीं मारना चाहते और अपने पॉइंट को साबित करके लियोन बस मुस्कुरा ही रहा था कि तभी पीछे से राइटियस सेक्ट के लीडर आकर यंग मास्टर लियोन को पुकारते हैं कि अगर वो यहाँ पर टाइम पर नहीं आते तो न जाने क्या हो जाता। इसलिए राइटियस सेक्ट का लीडर यंग मास्टर लियोन को थैंक यू बोलते हैं, वो भी उनकी मदद करने के लिए, और वो उनका अब आभारी है। जिस पर एमसी बोला, ऑफ कोर्स तुम मेरे ही आभारी हो, अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो इतना औसम काम आखिर कौन करता। राइटियस सेक्ट का लीडर बोला, हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। आखिर में दोबारा मुस्कुराते हुए एमसी ये बोलता है, बात को गलत मत समझिएगा, और जैसा कि आपने कहा कि मैं आपका आभारी हूँ, तो आज से मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी मुझे अपने घर में मेहमान बना के रखें और मुझे अच्छे से ट्रीट करें। एज इन मैं आपका सेवियर ही हूँ ना इन दी एंड। और अब जरूरत से ज्यादा लियोन कर रहा है और अब उसे टूर्नामेंट में रजिस्टर भी तो करना है, वो भी चेरियन के साथ। और अब इस डिसीजन में उसके फादर भी उसके खिलाफ नहीं हो सकते, तो यूबी टूर्नामेंट की ओर अब निकलने की बारी है। मगर जाते वक्त लियोन को हमारे एल्डर गैंग और मीहो देखते ही जा रहे थे और उनके दूर जाते ही मीहो बोले कि कितने इंटरेस्टिंग गाय हैं, जिसके जवाब में एल्डर गैंग बोले कि इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि उससे बहुत ज्यादा है। मीहो को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन वो एल्डर गैंग से इंसिस्ट करते हैं कि इस बच्चे में उन्होंने आखिर ऐसा क्या देखा, क्या वो आगे बता सकते हैं। जिस पर एल्डर गैंग अपनी ओरा को बाहर निकालते हुए कि जब मैं यहाँ पर आया और मेरी पहली नजर इस बच्चे पर पड़ी तो मैं एक ऐसी फीलिंग को फील कर पा रहा था जो कि फील किए हुए मुझे बहुत अरसा हो गया है, और एकदम से मुझे अपने जवानी के दिन याद आ गए। अभी तक मीहो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो मजीद आगे बताने का बोले, तो अब एल्डर गैंग बड़े ही भारी भरकम आवाज में बोले, क्या तुमने कभी ट्रेमेंडस और एक्साइटमेंट को एक साथ मिलते हुए देखा है? ये दोनों फीलिंग्स ऐसी है जो कि तुम्हें जवानी में ही फील होते हैं, जैसे कि तुम जमीन को उखाड़ सकते हो, आसमान को चीर सकते हो। ये वाली फीलिंग मैं इस बच्चे को देखने के बाद फील कर पा रहा हूँ, बिल्कुल उन दिनों की तरह जब साउदर्न पीक अलायंस मेरे हाथों पड़ी। मुझे पता नहीं कि मैं ये फीलिंग क्यों फील कर
कर पा रहा हूँ, मगर चाहे जो कुछ भी हो मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। बीहुक के तो तोते उड़ गए और वो इस वजह से क्योंकि अलायंस लीडर जो है वो किसी की भी ओर देखकर ये बता सकते हैं कि ये शख्स कैसा है। उनकी इनसाइट इतनी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अब ये जो बता रहे हैं कि इस फीलिंग का उन्हें पता नहीं कि आखिर इस बच्चे को देखकर उन्हें इतना एक्साइटमेंट क्यों हो रहा है। तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि ये बच्चा बहुत ज्यादा स्पेशल है, इतना स्पेशल कि एल्डर यंग खुद ही इनसे लड़ने के लिए बेकरार है। जिसके बाद कहानी एक अलग सा मोड़ ले लेती है। हम जंगल में देखते हैं कि एक बंदा बड़ी ही तेजी से कहीं और भाग रहा था और उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे और वो एक ही बात को अपने मन ही मन दोहरा रहा था कि उसे जल्दी से जल्दी बाकी लोगों को अलर्ट करना होगा, चाहे उसको इसको अलर्ट करने में कुछ भी क्यों ना करना पड़े, क्योंकि जियांगजू की जो फेट है वो सारी इस अलर्टनेस पर डिपेंड है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आफत उनकी ओर आ रही है। तो इसी बीच एक पीछे से कोई और बंदा अपीयर होता है। पहले वाला बंदा डायरेक्ट डर गया और प्रोटेक्शन के लिए जब उसने अपनी तलवार को बाहर निकाला और वो बोला ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुँचे, तो वो दरअसल उसका एक कंपेनियन था जो कि अपना बैच भी दिखाता है और कहता है कि ऑर्थोडॉक्स अलायंस से ही आया हूँ। और उस बैच की ओर देखकर वो बंदा रुक गया, क्योंकि वो कोई नकली बैच नहीं, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स अलायंस की यही आइडेंटिफिकेशन टैग है जिससे पता लगाया जा सकता है कि क्या ये बंदा सच बोल रहा है या फिर नहीं। तो पहले वाला बंदा अपना नाम योंग बताता है जो कि नॉर्दर्न हेवन फैमिली से है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं, वो सीधा पॉइंट पर बात करना चाहता है। वो बात ड्रैगन फीनिक्स टूर्नामेंट को कैंसिल करने की थी और द हेवनली ड्रैगन टूर्नामेंट को भी, क्योंकि उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि एक ग्रुप जिसका नाम फ्लाइंग स्वॉलोड एसोसिएशन है, तो इस टूर्नामेंट के पीछे उनकी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, मतलब कि कुछ न कुछ वो खिचड़ी पका रहे हैं। तो दूसरे वाला बंदा जिसके साथ टैग था, तो उसने ये भी सुना था कि इस साल का ये जो टूर्नामेंट है वो नॉर्दर्न हेवन सुप्रीम फैमिली ही हेल्ड की हुई है ना, जो कि उस पहले वाले का ही सेक्ट है और वो उसी फैमिली से है। तो वो अपने सुपीरियर्स के बजाय आखिर ऑर्थोडॉक्स अलायंस के पास ही क्यों जा रहा है, जिस पर पहले वाला बोला कि इसके पीछे भी एक कारण है और वो है कि हमारे बीच एक स्पाई है, जासूस, जिस वजह से हम किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते। जो ही उसने ये बात बोली तो पीछे वही लोग जो कि उसका पीछा कर रहे थे तो वहाँ आ जाते हैं। उनको देखते ही वो कहने लगे कि हमें जल्दी से जल्दी अलग दिशा में भागना होगा। इसमें पहले वाला बंदा बोलता है कि मैं एक चारे की तरह इस्तेमाल करूंगा, तुम जाके सब लोगों को अलर्ट करो। तो टैग वाला बंदा बोला कि क्या उन दोनों के अलावा किसी और को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है। तो पहले वाला बोला कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ वही दोनों हैं जिनको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है। जो ही उसने ये बात सुनी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम से चेंज हो जाते हैं और वो बड़े ही भारी भरकम आवाज में बोला, हाँ सुनकर बड़ा अच्छा लगा। पहले वाला बंदा समझ नहीं पाया और उसकी इस बात से क्या मतलब था। तो तब तक वो कुछ और पूछ लेता तो वो उसके सिर उसके धड़ से अलग कर देता है, क्योंकि ये वही लोग थे जिसका ये बंदा गलत नाम ले रहा था, क्योंकि वो कह रहा था कि कुछ लोग जिनका नाम फ्लाइंग स्वॉलो एसोसिएशन है तो वो गलत है, क्योंकि उस एसोसिएशन का नाम फ्लाइंग स्वॉलोटेल एसोसिएशन है। उस एसोसिएशन की मास्टर भी आ जाती है। जब वो आई तो वो पूछी कि बाकी लोगों का क्या हुआ। वो बंदा बोला कि द 14 बटरफ्लाई उनका पहले ही काम तमाम कर चुकी है। इस पर वो बोली, ठीक, बहुत खूब, मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा। और अब ड्रैगन फीनिक्स टूर्नामेंट जिनके लिए लोग बहुत ज्यादा बेकरार हैं, तो ये इन लोगों के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। सीन एकदम से शिफ्ट हुआ और चेरियन और लियोन पर गया, जिसमें लियोन कह रहा था कि आगे आने वाले वक्त के लिए वो बहुत ज्यादा बेकरार है। तो लियोन की इस बात से मतलब ये था कि सेक्ट लीडर ने उससे वादा किया था कि वो उसको खूब अच्छे वाला मीट खिलाएंगे। इसी एक्साइटमेंट में वो और भी ज्यादा भूखा हो जाता है, जिस पर चेरियन बोली, ओहो तुम तो हर वक्त भूखे रहते हो। तो लियोन बोला, हाँ मैं सोच रहा हूँ ना, तो सोचते सोचते मुझे और भी भूख लग रही है। जिस पर चेरियन बोली, दोबारा ह्यूबे को कॉन्कर करने के लिए इस वजह से तुम्हें भूख लग रही है, क्योंकि तुम हमेशा यही कहते हो कि जब तुम ज्यादा सोचते हो अपने गोल्स के बारे में तो तुम्हें भूख लगती है। जिस पर लियोन बोला, ये भी, लेकिन कुछ और भी है। जिस पर चेरियन बोली, और से तुम्हारा क्या मतलब। तो एकदम से लियोन कुछ प्रेजेंस को फील करता है, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर चेरियन को लग रहा था कि शायद ये बताना नहीं चाहता, क्योंकि ये काफी अरसे से अकेला रह रहा है और किसी पर विश्वास करना इतना आसान भी नहीं होता। मगर ये वो बात नहीं थी और अब चेरियन थैंक यू बोलती है, वो भी आज के लिए और उनकी मदद करने के लिए। वो इतना तो समझ गई कि जैंग ने ही सब कुछ प्लान बनाया हुआ था और क्वॉन यूकी उस प्लान का एक चारा था जो कि उनके हाउस का एक मेंबर बन गया है, तो वो कुछ भी करेगा। और अब उसे कुछ भी रिग्रेट नहीं हो रहा कि उस कमीने को चेरियन ने रिजेक्ट किया है, क्योंकि उस कमीने के साथ तो कोई भी और आज के बाद मैं बात भी नहीं करना चाहती, इतना मुझे उस कमीने पर गुस्सा आ रहा है। जिसके रिस्पॉन्स में एमसी बोला, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ टूर्नामेंट में एंट्री करोगी तो मैं तुम्हें जरूर जिताऊंगा और मैं वादा करता हूँ। तो एक्साइटमेंट में चेरियन जब लियोन की ओर देखी तो पहले तो वो बार बार रिजेक्ट करती थी, लेकिन इस बार वो कहती है, जरूर मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, मगर फिर भी वो जीतने की उम्मीद नहीं बल्कि इतना तो उम्मीद लगा सकती
कहती है कि यंग मास्टर जैंग को टूर्नामेंट में हरा कर वो उसको उसकी औकात याद दिला दे और वो दोनों से चाहती है कि वो अपना बेस्ट दे। इस पर एमसी बोला कि तुम्हें अपना बेस्ट देने की भी कोई जरूरत नहीं, मगर अगर यही तुम चाहती हो तो हम जरूर करेंगे। बट ये सब कुछ करने से पहले लियोन भारी आवाज में बोला कि पीछे एक मेहमान आया है, तो क्या तुम इस कमीने का खुद काम तमाम करना चाहती हो? तो वो और कोई नहीं बल्कि क्वान यूकी होता है। और क्वान यूकी लियोन को देखने के बाद समझ गया कि ये वही लड़का है जिससे यंग मास्टर जैंग को बहुत ज्यादा नफरत है और पता चला है कि उनका ये प्लान भी लियोन की वजह से ही खराब हुआ है। तो मुझे जरा बताना कि कमीने, तुम्हें इस तरह काम करने में क्या मजा आता है? लोगों का बना बनाया प्लान खराब करके तुम खुद को बड़ा तीसमार खान समझ रहे होगे। जिसके रिस्पॉन्स में एमसी क्वान यूकी को बोला, मेरा छोड़ो मेरी जान, अपना बताओ, क्या यही तुम्हारी स्पेशलिटी है कि अपने टारगेट को फॉलो करके तुम उसको चिढ़ाकर मारते हो? क्या यही तुम्हारा काम है? मरने मारने की बात सुनकर चेरियन के तो तोते उड़ जाते हैं और वो कहती है, क्या सच में जैंग हम दोनों को मरवाना चाहता है? तो इस बात को क्वान यूकी खुद कंफर्म करवाते हैं कि हाँ, उन्होंने ही ऑर्डर दिया है कि दोनों को मौत के घाट उतारने का है। उसकी किलिंग इंटेंट को फील करने के बाद चेरियन के पैर थड़ थड़ कांपने लगते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था जब उसने इतनी मर्डरस इंटेंट को फील किया है। और घबराते हुए वो सोचने लगी कि अगर लियोन और वो हाथ मिला लेते हैं तो क्या वो क्वान यूकी को रोक पाएंगे? मगर टेंशन उसको इस बात की हो रही थी कि उसने कभी भी तलवार इंसान पर नहीं चलाई। जिस पर अब वो लियोन से पूछने लगी कि क्या उसके पास रियल लाइफ कॉम्बैट का कोई एक्सपीरियंस है? तो लियोन कुछ भी नहीं करता और जिस उसके पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तो प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मगर अभी के लिए ये दोनों जिस बंदे से भिड़ रहे हैं, तो चलो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि लोग इसे वॉरियर क्यों बुलाते हैं। क्वान यूकी, जिसकी मार्शल आर्ट्स कुछ ऐसी है, जब वो उसे यूज करता है तो ऐसा लगता है कि उसके काफी ज्यादा मल्टीपल्स हाथ हैं और इसी के ही बदौलत सब लोग इसे 8 फ्लाइंग हैंड मास्टर भी बुलाने लगे। पहले ये भी एक अच्छा इंसान था जो कि जियांगजू को बेटर करने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन खुद अपनी आंखों से ये रियलाइज करने के बाद कि सच और झूठ के बीच में हमेशा झूठ को ही जीत हासिल होती है और अच्छाई और बुराई में हमेशा लोग पैसों को चुनकर बुराई का साथ देते हैं, तो ये उसकी नजर में मीनिंगलेस हुआ। यानी कि उसे अपना काम जो कि वो अच्छाई के लिए कर रहा था तो बेमतलब लगा और आखिर खुद उस दुनिया की इस कॉन्स्पिरेसी में वो ढलता ही गया और आखिर में विलन बन गया। फाइट शुरू भी नहीं हो रही थी और चेरियन बहुत घबरा रही थी, क्योंकि दोनों के मार्शल आर्ट स्किल में आसमान और जमीन का फर्क है, क्योंकि एमसी नोटिस कर लेता है। बस फिलहाल के लिए वो जितना उसे बता रहा है तो वो अगर उसे फॉलो करती है तो वो इस फाइट को जीत सकते हैं। बात में उसके दम था तो हमारी हीरोइन अपना वेपन निकाल लेती है। क्वान यूकी उसका डर गायब होता हुआ देख उस पर डायरेक्ट अटैक कर देता है, वो भी बिना होल्ड बैक किए हुए। तो उसकी इतनी फास्ट स्पीड को देखकर चेरियन को अब समझ में आ गया था कि उसको लड़ने की टेक्निक के साथ साथ अपनी मूवमेंट वाली टेक्निक भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मगर एकदम से उसका पैर फिसल गया और क्वान यूकी इसी का फायदा उठाते हुए उस पर अटैक लैंड करने के लिए आगे बढ़ा। मगर किस्मत चेरियन की तरफ थी, इसलिए वो उसे भी डॉज कर लेती है। मगर अब वो समझ गई कि प्रैक्टिस और रियल बैटल में आसमान और जमीन का फर्क होता है और उसे एक पल में ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाली है। इनकरेज करते हुए और साथ में उसकी गलतियों को पॉइंट आउट करते हुए लियोन पीछे से ये बोला कि ये मत सोचो कि तुम्हें अपने पैरों से ही अपनी सोर्ड को कंट्रोल करना है, बल्कि सोर्ड के साथ ही फ्लो करो, तब तुम्हें लड़ने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जो कि सुन क्वान यूकी बोला, भीगी बिल्ली की तरह लड़की के पीछे छुपते हो और पीछे से ही गाइडेंस देते हो, कितने बेवकूफ हो। मगर क्वान यूकी को देख ऐसा लग रहा था कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है और चेरियन का अटैक जिसको वो मौका देखकर कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि लैंड कर जाएगा, मगर वो उसे भी डॉज कर लेता है। और ये देखकर अब चेरियन को लग रहा था कि अगर वो कुछ ना कर सके तो दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे और वो बार बार लगातार अटैक करती है, मगर क्वान यूकी के सामने वो कुछ भी ना कर पाई और बस उसके अटैक खराब ही होते गए। जब लास्ट में क्वान यूकी का अटैक वो खा लेती है तो उसको वो पीछे घिसकने पर मजबूर कर देता है और बाद में अपने दिल ही दिल ये कहकर कि अब ये उसके हैंडल करने से निकल चुका है तो आगे अब उसे क्या करना चाहिए। कि तभी पीछे से दोबारा लियोन ये बोला कि क्या उसे खुद कुछ अजीब नहीं लग रहा। वो सीधा चेरियन की ये सोर्डमैन टेक्निक जो है इसको पॉइंट आउट करता है, जिसका नाम स्कारलेट ट्रेस टेक्निक था। वो दिखने में बहुत ज्यादा भारी लग रही है, मगर ऐसे क्यों? और ये सुनकर चेरियन समझ गई कि ये बंदा मेरी टेक्निक को गलत बता रहा है। इसके हिसाब से जिस टेक्निक को मैंने पूरे 10 सालों तक प्रैक्टिस किया है वो भी अच्छे से अच्छे मार्शल आर्ट के साथ, तो क्या वो ये गलत था? मगर इसको क्या पता कि स्कारलेट ट्रेस टेक्निक आखिर कैसे परफॉर्म होती है।
है क्योंकि ये खुद जान की भीख मांग रहा है और मैं उसकी मदद कर रही हूँ। मगर एमसी की ये वाली बात सुनकर कि तुम एक केचुए की तरह लग रहे हो जिसको पानी में होना चाहिए ना कि जमीन पर, क्योंकि जमीन पर वो बहुत स्लो चलता है और पानी में बहुत तेज। तो इस एग्जाम्पल से चेरियन काफी ज्यादा रिलेट करती है क्योंकि 7 स्टार रेल्म में पहुंचने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी सी दीवार उसके रास्ते में आ गई है जो कि उसे बढ़ने नहीं दे रही। तो अब तक जो हमारे एमसी को ये बेवकूफ समझ रही थी, तो अगर इस बंदे की बात सच निकलती है कि स्कारलेट ट्रेस टेक्निक तीर की तरह तेज, कछुए की तरह स्लो और पानी की तरह हर एक आकार में चेंज हो जाती है, तो क्या यही उसकी रियलिटी है? लेकिन फिर भी अभी फिलहाल के लिए वो कुछ सोच नहीं सकती, तो लियोन की बात को वो मान लेती और जब उसने जैसे लियोन ने कहा उस तरह ट्राई करती है तो उसके मूवमेंट्स एकदम से चेंज हो जाते हैं और उसका अटैक लैंड तो कर जाता है लेकिन वो उसके बालों तक ही काट देती है। जो कि क्वान युकी बहुत ज्यादा डर गया और अब वो उसको गाली देता हुआ अपने अटैक से चेरियन को नॉकआउट कर देती है। हवा में हमारी चेरियन जो कि नीचे गिर रही थी, तो उसको गिरने से पहले क्वान युकी खत्म करना चाहता था, मगर अजीब बात ये थी कि वो हवा में ही गायब हो गई। वो आसपास देखता है मगर चेरियन उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी कि तभी पीछे और आसमान से लियोन की आवाज सुनकर कि हाँ बिल्कुल यही ठीक था, तो लियोन जो कि चेरियन को अपने बाहों में पकड़ा हुआ था, तो वो हवा में फ्लोट कर रहा था। फ्लोट से ज्यादा जैसे कि वो हवा पे ही चल रहा था। जो कि देख क्वान युकी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो इस टेक्निक को वॉइड स्टेप बताता है, जिस पर एमसी उसे पिन आउट करते हुए कि वो गलत है, वो थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन ये जो मार्शल आर्ट वो इस्तेमाल कर रहा है तो ये उसके फादर की है, जो कि आज तक रेयरली ही लोगों को इसके बारे में पता है। क्वान युकी ये पूछने लगा कि आखिर उसके फादर है कौन और किस मार्शल आर्ट्स की वो बात कर रहा है, तो उससे बढ़कर एमसी उसे अपने दिल की बात बताता है कि उसके फादर और मदर उनको एक दूसरे से पहली नजर में ही प्यार हो गया था और अगर वो अपना ऑनेस्ट जवाब दे तो इस तरह की बातों पर उसे जरा भी विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस लड़की को देखने के बाद उसके पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया। चलो शुक्र है कि ये एमसी प्यार से डरता नहीं। ना खुद बताना यार, जब भी लाइक प्यार की बात आती है मानवास में और एनिमे खास करके जापानीज वाले, तो उसमें लड़का लाइक लड़की को पसंद तो करता है। ये किस टाइप का प्यार है यार? प्यार है तो डट के करो। चलो अब फाइट पर आते हैं। क्वान युकी जिसकी पैंट गीली हो गई थी, उसे ऐसा लग रहा था कि ये कोई बहुत पुराना मार्शल आर्टिस्ट है जिसने अपने अपीयरेंस को बच्चे में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे ही वो ये सवाल पूछा तो उसके चेहरे पर एक जोर का मुक्का पड़ता है जिससे उसकी स्कल क्रैक हो गई और वो दूर घिसकता ही गया और एक मुक्के से क्वान युकी को पता चल गया कि इसमें और इस बच्चे के बीच में आसमान और जमीन का अंतर है। और अब क्वान युकी जान की भीख मांगने लगा, जिस पर एमसी उसे दोबारा अपने फादर की बात बताते हुए कि क्या तुम्हें पता है मेरे फादर बहुत बड़े दयालु हैं, अगर वो यहाँ पर होते तो मुझे उनकी एक बात से बहुत नफरत है कि वो तुम्हें जाने देते। जिस पर क्वान युकी जो कि जान की भीख मांग रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चा आखिर इतना सब कुछ क्यों बता रहा है और क्या मतलब है इन बातों का, मगर वो मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने लगता है। बट अब वो फादर से शिफ्ट होकर अपनी माँ पर आता है कि मुझे अपनी माँ की इस बात से बहुत प्यार है, उनकी आदत मुझे बहुत पसंद है, अगर वो यहाँ पर होती तो तुम्हें मौत के घाट खुद ही उतार देती। हालांकि उसके फादर के जो टाव है तो वो बिल्कुल राइटियस है, मगर अगर उसकी माँ की बात की जाए तो वो उनके रास्ते पर ही चलना प्रेफर करेगा, जो कि ब्रूटल है। और वो उस बड़ी ब्लैक सोर्ड को निकालने लगता है। इसको निकालते वक्त चिल्लाने की आवाज आती है, वो एमसी की नहीं थी। ये बात क्वान युकी से हमें पता चलती है कि वो घोस्ट वेलिंग की तरह है, भूत प्रेत की आवाज। और पूरी तरह से उस सोर्ड को निकालने के बाद उस तलवार का नाम हेल ब्लेड नॉर्दर्न होता है। और जब वो अपना अटैक क्वान युकी पर करता है तो कुछ पता लगने से पहले ही और कुछ करने से पहले ही वो उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है। और उसे टुकड़े टुकड़े करते हुए वो दोबारा से अपने फादर के बारे में बोला कि वो बहुत ज्यादा बोरिंग इंसान है रे, इस वजह से अपने मदर के रास्ते पर ही मैं चलना पसंद करूंगा।